हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर। प्रिंस के फादर ने अभिव्यक्त को बॉडीगार्ड से दूर करते हुए कहा, तुम्हारे पेरेंट्स से हम बात कर लेंगे और तुम रेडी होने पर फोकस करो। अभिव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए, फाइन, मुझे उस लड़की से बात करने अगर वो राजी हो जाती है तो मुझे दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं इस तरीके से किसी को धोखे में नहीं रखना चाहता। प्रिंस के फादर ने आंखें छोटी करते हुए, खुद को बहुत होशियार समझते, तुम चाहते हो कि इधर से नहीं तो उधर से ही सही रिश्ता खत्म हो जाए, लेकिन मैं ये नहीं चाहता। ओह, लेकिन आप ये नहीं सोच रहे हो कि मेरे साथ उस लड़की की शादी होने के बाद मिस्टर ठाकुर आपके बीच का रिश्ता जरूर खत्म हो जाएगा। अभिव्यक्त ने गुस्से से कहा। बॉडीगार्ड ने टाइम की तरफ इशारा करते हुए प्रिंस के फादर से कहा, मालिक, सिर्फ 15 मिनट रह गए। प्रिंस के फादर ने अभिव्यक्त की शेरवानी की तरफ इशारा करते हुए, पहन कर रेडी हो जाओ, वरना उन लोगों की लाश देखने को भी तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो कमरे से बाहर चले गए और अभिव्यक्त उन्हें हताश नजरों से जाता हुआ देखने लगा। अचानक अभिव्यक्त को अपने फ़ोन का ख्याल आया। उसने अपने पॉकेट को टटोलते हुए कहा, मेरा फ़ोन। लेकिन उसके पॉकेट में फ़ोन नहीं था। बॉडीगार्ड ने उसके फ़ोन और तमाम पैसे कार्ड्स को जब्त कर लिया था, जिसे देखते अभिव्यक्त ने अपना हाथ हवा में मारते हुए फॉक ये कहते अभिव्यक्त अपने सिर पर हाथ रखकर वहीं बिस्तर पर बैठे। उसका दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया था और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले। आखिर में काफ़ी देर तक सोच विचार करने के बाद अगर इस मुसीबत से निकलने का यही तरीका है तो ठीक है, मैं ये शादी करूंगा, लेकिन उस लड़की की तरफ मुड़कर नहीं देखूंगा। ये कहते हुए अभिव्यक्त ने शेरवानी पहन ली और रेडी हो गया। जब थोड़ी देर बाद प्रिंस के फादर दशरथ मलिक वहां आ गए और अभिव्यक्त को रेडी देखकर बोले, क्या बात है, अच्छे लग रहे हो। अभिव्यक्त ने अपने दांत पीसते हुए, शायद मेरी शादी ग्रैंड होती तो मैं और ज़्यादा अच्छा लगता। बॉडीगार्ड ने गुलाब और गजरे का सेहरा लेकर अभिव्यक्त के चेहरे पर बांधते हुए कहा, इतने बड़े खानदान में शादी हो रही है तो खुश होना चाहिए तुम्हें। अभिव्यक्त ने बॉडीगार्ड की तरफ बात सुनकर मुट्ठी बंद करते हुए कहा, शायद तुम्हें पता होता कि मैं कौन होता, ऐसे वकूफ़ी नहीं करते। बॉडीगार्ड ने पीछे खड़े होते कहा, अभिव्यक्त सारंग परिवार का बेटा, इतना तो पता चल गया हमें, और दूसरी बात, रमन सारंग से हमारी अच्छी जान पहचान है। अभिव्यक्त ने सेहरे को हटाते हुए, तुम्हें पता है कि मैं कौन हूँ, फिर भी मुझसे ऐसे पंगे ले रहे हो। दशरथ जी ने अभिव्यक्त के चेहरे को ठीक से करते हुए, चलो, ये कहते हुए अभिव्यक्त को लेकर नीचे की तरफ चले गए, जहाँ पूरी मीडिया और सारे फैमिली रिलेटिव्स पहुंचे थे। पंडित जी ने पूरी विधि के साथ मनपदार लड़की को बुलाया। पांडे जी के बुलाने पर जगताप जी की वाइफ और उनकी बड़ी बेटी लड़की को लेकर नीचे आ गए। उसने अपने चेहरे पर घूंघट ले रखा था, जिस कारण उसके नथ से सजे नाक और गुलाब की पंखुड़िया की जैसी होठ के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। जिसे लाकर अभिव्यक्त के बगल में बैठाया गया, जिसके मौजूदगी को महसूस करते अभिव्यक्त ने अपनी मुट्ठी भींचकर मन में अपने भाइयों को सिर्फ एक ही मशवरा दूंगा, कभी भी किसी शादी में शामिल न हो। कब लड़का भाग जाए या लड़की भाग जाए पता नहीं चलेगा और सारा इल्जाम उस पर आ जाएगा। ये कहते अभिव्यक्त का चेहरा बिल्कुल डार्क हो गया था। जब पंडित जी ने खड़े होने के लिए कहा, अभिव्यक्त खड़ा होने को हुआ, जब एकदम से उसके पैर लड़खड़ा गए। दशरथ जी ने अभिव्यक्त को संभालते हुए, संभल कर। अभिव्यक्त ने अपने दर्द को हल्का सा कंट्रोल किया और उठकर खड़ा हो गया। उसने वरमाला उठाकर लड़की के गले में डाला, जो महज उसके सीने तक आ रही थी, और उस लड़की ने पंजों के बल उठते अभिव्यक्त को वरमाला पहना, जिसे पहनने के बाद 7 फेरे लेने के लिए कहा गया, जिसे सुन अभिव्यक्त के दिल की धड़कनें बढ़ गई। प्रिंस के बड़े पापा की बेटी ने आकर उनका गठबंधन किया और उनका फेरा शुरू हुआ। सभी लोग उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे। अभिव्यक्त अपने दांतों को आपस में कसे शादी किसी भी तरह से रुक जाने की प्रार्थना कर रहा था, जिसकी प्रार्थना को आज सुनने वाला भगवान सो गया था और उनके साथ फेरे पूरे हुए। जहां वो लोग फिर से बैठ गए। अभिव्यक्त के हाथ में लड़की का हाथ रखा और पंडित जी ने अभिव्यक्त और लड़की से कहा, बेटा, मैं जो 7 वचन कर रहा हूँ उसे आप दोनों दोहराइए। अभिव्यक्त ने पंडित जी की बात पर कुछ नहीं कहा और पंडित जी ने कहा, अगर आप कभी तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा तो तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। अभिव्यक्त ने इस बात को सुनकर मन में सोचा, मैं उसे छोड़ने वाला हूँ, मैं इस तरह से वचन कैसे दे सकता हूँ, बिल्कुल सही नहीं है। जिसे चुप देख सभी मेहमान खुसर फुसर करने लगे और उस लड़की ने कुछ नहीं कहा। तब दशरथ जी ने अभिव्यक्त के कंधे पर हाथ रखते हुए, बेटा, पंडित जी ने जो कहा वो कहो। अभिव्यक्त ने अपनी मुट्ठी भींचते हुए पंडित जी की बात को दोहराया, जिसके साथ उस लड़की ने भी उस बात को दोहराया। जिसके बाद पंडित जी ने दूसरा वचन दिया, आप अपने माता पिता की तरह ही मेरे माता पिता का भी सम्मान करेंगे और परिवार की मर्यादा का पालन करें। जिस वचन को अभिव्यक्त और उस लड़की ने दोहराया, पंडित जी ने तीसरा वचन दिया, आप जीवन के तीनों अवस्थाओं, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में मेरा पालन करेंगे। अभिव्यक्त ने हल्के कांपते आवाज में वचन को दोहराया, जिसके साथ उस लड़की ने भी वचन को दोहराया। और पंडित जी ने चौथा वचन, अब हम विवाह बंधन में बंध रहे हैं, तो भविष्य में परिवार की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी है, आपके कंधे पर है। जिस वचन को दोनों ने साथ मिलकर दोहराया और पंडित जी ने पांचवा वचन का, घर के कामों में, विवाह आदि लेन देन और अन्य कोई खर्च करते समय हम आपस में राय लेंगे। जिस वचन को दोहराने के बाद पंडित जी ने छठा वचन कहा, अगर मैं कभी सहेलियां दोस्तों के साथ रहूं तो आपको सबके सामने कभी मेरा अपमान नहीं करेंगे।
या करेंगे। दोनों के इस वचन को दोहराने के बाद पंडित जी ने कहा, ये आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण वचन है जिसे पूर्ण करने से पहले से आपकी वैवाहिक जीवन में कोई दुविधा नहीं है। इतना कहकर पंडित जी ने सातवां वचन कहा, आप पराई स्त्री पुरुषों की माँ पिता समान समझेंगे और पति पत्नी के आपसी प्रेम के बीच अन्य किसी को भी नहीं आने दें। जिन सातों वचनों को पूरा होने के बाद अव्यक्त का शरीर ठंडा सा कांपने लगा। उसके कानों में सारे वचन गूंज रहे थे। वहां पर उसे महक के कही बात याद आ रही थी। हालात चाहे बद से बदतर हो जाए, किसी भी लड़की या औरत को जलील मत करना, वो भी किसी की बेटी या किसी की बहन है। इस बात को हमेशा याद रखना। जिसे याद करते हुए अव्यक्त ने अपने होठों को चबाते हुए अपने आप को नॉर्मल किया और पंडित जी ने सिंदूरदान करने को कहा। अव्यक्त ने चांदी का सिक्का उठाकर उसके लड़के के मांग को भर दिया और आखिर में मंगलसूत्र पहनाने के बाद उसकी शादी संपन्न हुई। जिस शादी के पूरी होने के बाद बाहर जोरों शोरों से आतिशबाजियां होने लगी और आए सभी मेहमान दशरथ जी और जगदाप जी को बधाई देने लगे, जिनकी तरफ अव्यक्त ने एक नज़र देखा और खड़ा होने लगा। जिसे देखकर उसके बगल में बैठे उसकी दुल्हन ने उसके हाथ को पकड़ लिया। अव्यक्त ने देखकर चौंका और अपना हाथ पीछे करते हुए कहा, सॉरी। उस लड़के ने अव्यक्त की बात सुनकर, प्रिंस के बच्चे एक बात कान खोलकर सुन ले, ये शादी सिर्फ और सिर्फ पापा की जोर जबरदस्ती की वजह से हो रही है, वरना तेरे जैसे बेले को मैं घास भी नहीं डालती। इसलिए अच्छे से बच्चे की तरह मेरी सारी बात मानना। अव्यक्त ने उसकी धमकी को सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखा और कुछ नहीं कहा। जिसे देखो लड़की ने पूछा, वैसे तुम्हारे गले में हिचकिच है या क्या? आज आवाज़ काफ़ी वेल मैनर्स लगी। अव्यक्त ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और पंडित जी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, शादी संपन्न हुई, आज आप दोनों पति पत्नी है, जाकर बड़े को आशीर्वाद ले। जिनकी बात सुन अव्यक्त ने राहत की सांस ली और उठकर खड़ा हो गया। तभी एक 16 साल की लड़की ने वहां पहुंचकर अव्यक्त से, जीजा जी। अव्यक्त ने चौंकते उस लड़की की तरफ देखा तो उस लड़की ने कहा, हमारी दीदी को अच्छे से रखना। अव्यक्त ने जवाब में कुछ नहीं कहा और दशरथ जी ने वहां आकर कहा, फिक्र मत करो राही, तुम्हारे जीजा जी अव्यक्त की वाइफ का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। राही रियो की बेटी ने दशरथ जी की बात सुनकर कहा, वैसे अंकल मैंने तो सुना था आपका बेटा बहुत बोलता है, लेकिन ये तो आज बहुत चुप है। दशरथ ने एक नजर अव्यक्त की तरफ देखा और जवाब में कहा, हाँ, और उसकी शादी हुई है ना, इसलिए खुशी की वजह से चुप है। राही ने दशरथ जी के बात सुन अपना सिर हिला दिया और विदाई की बात होने लगी। जिसे सुन अव्यक्त ने धीरे से दशरथ जी से कहा, प्लीज एट लीस्ट अब तो सब लोगों को सच बता दीजिए। दशरथ जी ने अव्यक्त के कंधे को थपथपाते हुए, पहले सारे मेहमान को जाने दो, उसके बाद। अव्यक्त आगे और कुछ नहीं कहा, जिसके बाद सारे मेहमान धीरे धीरे वहां से उन्हें बधाई देते हुए चले गए। जिनके जाने के बाद विदाई की तैयारियां आगे बढ़ने लगी और कोयल के साथ विराज को भी वहां से विदाई मिल गई थी। कोयल को फोन पर बॉडीगार्ड ने उसे मैसेज कर दिया था कि वहां से सीधा अपने घर के लिए निकल रहा है। जिसके बाद कोयल ने कॉल किया था, लेकिन बॉडीगार्ड ने अव्यक्त का फोन स्विच ऑफ कर दिया था। जिस तैयारी के बीच रियो ने अव्यक्त के पास आकर कहा, बेटा शादी संपन्न हो चुकी है, अब सेहरा उतार दो। अव्यक्त ने रियो के पास कहा, मैं। जिसकी बात पूरी होने से पहले दशरथ ने उसके सेहरे को उतारते हुए कहा, शर्मा क्यों रहे हो? जिनके अचानक ऐसा करने पर अव्यक्त चौंक गया और वहां खड़े सारे लोग भी चौंक गए और जगताप जी ने हैरान होते हुए अव्यक्त को देखकर कहा, तुम मंडप में क्या कर रहे हो? फिर दशरथ जी से बोले, दशरथ ये लड़का। दशरथ जी अव्यक्त की तरफ इशारा करते हुए, ये अवधि का पति है। जगताप जी ने हैरान होते हुए कहा, दिमाग खराब है तुम्हारा? प्रिंस कहाँ है? दशरथ जी ने अपने सिर को खुजलाते हुए शादी से भाग गया और मीडिया के साथ रिश्तेदारी के सामने बेइज्जती नहीं करना चाहता था, इसलिए इससे शादी करवा दें। डोंट वरी, ये मेरा मुंह बोला बेटा है, समझो। अव्यक्त ने पगड़ी को निकाल कर नीचे करते हुए कहा, आई डोंट नीड मिस्टर मलिक, मेरे पास अपना पूरा परिवार है। जगताप जी ने अव्यक्त के पास आकर उसके हाथ को पकड़ उसे अवधि से दूर करते हुए कहा, मेरी बेटी से दूर। अव्यक्त ने शर्मिंदगी से कहा, मुझे माफ कर दीजिए, मैं मजबूर था। रियो ने अव्यक्त की बात सुनकर, ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो तुमने शादी जैसे रिश्ते को तमाशा बना दिया? अव्यक्त ने दशरथ जी की तरफ इशारा करते हुए कहा, इन्होंने मेरे साथियों को मार देने की धमकी दी, बस। यह कहते हुए अव्यक्त चुप हो गए। जिसे देखते हुए दशरथ जी ने कहा, तो तुम ये शादी नहीं मानते? अव्यक्त ने दशरथ जी की बात पर कुछ नहीं कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। जब वहां खड़ी आरोही ने अव्यक्त को देख, अव्यक्त ने अपने निकनेम पर चौंकते हुए आरोही की तरफ देखा तो उसकी आंखें हैरानी से भर। आरोही ने हैरान होते हुए कहा, तुम अव्यक्त हो? रियो भी हैरानी से अव्यक्त की तरफ देखा। दरअसल वो इतने लंबे समय के गैप के कारण अव्यक्त को पहचान नहीं पाया था और वो बड़ा हो गया था और काफी मैच्योर दिखता था, जिस कारण से अव्यक्त को पहचानने में दिक्कत हुई थी। अव्यक्त ने आरोही को पहचानने की कोशिश करते हुए मन में सोचा, गई भैंस पानी में। कहा, मैं सोच रहा था कि जैसे तैसे करके रिश्ता खत्म कर दूंगा, लेकिन यहाँ पर और रिश्तेदार निकल गए।
यह कहते हुए अव्यक्त के चेहरे पर उलझन साफ नजर आ रही थी और घूंघट में खड़ी अवधि घूंघट के अंदर से बड़ी बड़ी आंखों से अव्यक्त को देख रही थी। जहां अव्यक्त ने रियो की तरफ देखते हुए कहा, रियो अंकल। रियो ने अपना सिर हिलाते हुए पूछा, हाँ लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जगताप जी ने रियो से पूछा, तुम जानते हो ईश्वर? रियो ने जवाब में अपना सिर हिला दिया, जी हाँ, ये मृत्युंजय सारंग का सबसे बड़ा बेटा है। अव्यक्त सारंग। जगताप जी ने अव्यक्त को घूरते हुए कहा, तुम उस घमंडी आदमी के बेटे हो? अव्यक्त ने जगताप जी के मुंह से मृत्युंजय के लिए ऐसे शब्द सुनकर आंखों से कहते कि मिस्टर ठाकुर, मैं आपकी नाराजगी से सहमत हूँ, लेकिन आपके पास कोई हक नहीं है मेरे फादर के खिलाफ ऐसे शब्द कहने की। क्योंकि मैं आपसे तमीज़ से बात कर रहा हूँ तो मैं भी उम्मीद करूँगा कि आप मुझसे तमीज़ से बात करेंगे, और अगर आपको कोई दिक्कत है तो मिस्टर मलिक से बात कीजिए, मुझ पर गुस्सा मत कीजिए। जगताप जी ने गुस्से में अव्यक्त को घूरते हुए, तुम बदतमीज लड़के, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। दशरथ ने जगताप जी को पकड़ते हुए कहा, जग्गू। जिन्हें पीछे करते हुए जगताप जी ने गुस्से से, तुम चुप रहो, तुमने आज मेरी बेटी की जिंदगी का खेल बनाकर रख दिया है, किसी भी अरे गहरे लड़के के हवाले उसे कर दिया। दशरथ ने जगताप जी के बात सुनकर, अवधि को मैं अपनी बेटी मानता हूँ, तुम फिक्र मत करो, अब वो मेरी जिम्मेदारी है। रियो ने दशरथ जी की बात सुन अव्यक्त से कहा, सॉरी टू से अभी, लेकिन तुम अपने अवधि से शादी की और तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। अव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए, मैं कुछ वक्त चाहता हूँ, प्लीज मुझे कुछ वक्त की मोहलत दीजिए। दशरथ जी ने अव्यक्त की हालत को देखते हुए जगताप जी से कहा, चलो विदाई की तैयारी पूरी करते हैं। जब तक ये लड़का कंफर्टेबल नहीं हो जाता तब तक अवधि मेरे साथ हमारे घर में रहेगी। जगताप जी ने दशरथ की बात पर कहा, मुझे इतनी ताकत है दशरथ कि मैं अपनी बेटी को पूरी जिंदगी अपने घर में बैठाकर खिला सकता हूँ। लेकिन अवधि ने बीच में कहा, पापा आप विदाई की रस्म आगे बढ़ाइए। जगताप जी ने चौंकते हुए अवधि की तरफ देखा और उसकी माँ ने कहा, अवधि ये तुम? अवधि ने फिर से बीच में कहा, क्या फर्क पड़ता है माँ, जब पापा ने प्रिंस के साथ शादी तय की थी तब भी तो नहीं पूछा था, तो अब भला लड़का प्रिंस हो या कोई और, क्या फर्क पड़ता है? ये कहते हुए अवधि की नाक पूरी तरह लाल हो गई थी, जिसके तरफ जाकर अव्यक्त ने देखा, लेकिन उसे अवधि का चेहरा अभी भी नजर नहीं आ रहा था, क्योंकि उसने घूंघट ले रखा था। जहाँ अवधि की बात सुनकर जगताप जी ने दशरथ जी से कहा, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दशरथ जी ने जगताप जी की बात का कोई जवाब नहीं, और रियो ने अव्यक्त के पास आकर कहा, अवधि शांत और थोड़ी गुस्सैल है, इसलिए इसे संभाल लेना। अव्यक्त ने रियो की बात सुनकर कहा, यू नो व्हाट अंकल, मुझे अपनी ज़िंदगी में सिर्फ एक चीज़ कभी नहीं चाहिए थी, मुझसे उम्र में इतनी छोटी लड़की। रियो ने अव्यक्त की बात पर कहा, अभी अगर तुम्हें अवधि से कोई मतलब नहीं तो कह दो, देरी नहीं हुई, हम इस बात को बाहर निकलने नहीं देंगे। अव्यक्त ने रियो की बात सुनकर, अंकल अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ एक काम कीजिए, जब तक मैं अपने घर वालों को ना बताऊं आप लोग उन्हें मत बताइएगा। रियो ने अव्यक्त की बात सुन अपना सिर हिला दिया और अवधि की विदाई पूरी हुई। जहां अवधि और अव्यक्त एक ही गाड़ी में बैक सीट पर बैठे वहां से मलिक मेंशन के लिए निकल गए। अचानक हुए इंसिडियस से अव्यक्त और अवधि दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे, और अव्यक्त अपने नेचर के अकॉर्डिंग अवधि से बात नहीं कर रहा था। जब अवधि एकदम से सिसकने लगी, जिसकी तरफ अव्यक्त ने तिरछी नजर से देखा और अपना रुमाल निकाल कर उसे दिया। अवधि ने लाल नाक के साथ अव्यक्त की तरफ देखा, जिसने अभी भी घूंघट ले रखा था। अव्यक्त के हाथ से रुमाल लेकर अपना नाक साफ करने लगी। अव्यक्त ने बुरा सा मुंह बनाते हुए अवधि की तरफ देखकर कहा, कैन आई आस्क यू समथिंग? आस्क, आपने इतनी छोटी उम्र में शादी के बारे में क्यों सोचा? अव्यक्त ने पूछा। अवधि ने जवाब के बजाय अव्यक्त को सवाल किया, मेरा छोड़िए, आपने मेरी जैसी इतनी छोटी सी बच्ची से शादी करने के बारे में क्यों सोचा? अव्यक्त ने आंखें रोल करते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा, जबरदस्ती मुझे सोचने पर मजबूर किया गया। अवधि ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं बदमाश हूँ, इसलिए मेरी शादी कर दी गई ताकि मैं सुधर जाऊँ। अव्यक्त ने हैरानी से अवधि की तरफ देखते हुए कहा, डोंट टेल मी कि तुम अभी कॉलेज में हो। अवधि ने घूंघट के अंदर से सिसकते हुए अव्यक्त को देखकर कहा, नहीं मैं कॉलेज में नहीं हूँ। जिसे सुन अव्यक्त ने राहत की सांस। जब अवधि ने आगे कहा, ग्रेजुएशन के बाद मैं अपना सीए की तैयारी कर रही हूँ। अव्यक्त ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ग्रेट, लॉयल चार्टर्ड अकाउंटेंट की बहुत ज़रूरत पड़ती है। अवधि ने अव्यक्त की बात सुनकर कहा, आप मुझे मारेंगे तो नहीं ना? अव्यक्त ने चौंकते अवधि की तरफ देखकर कहा, मैं क्यों मारूंगा? अवधि ने जवाब दिया, क्योंकि मैं जबरदस्ती आपकी ज़िंदगी में आ गई। अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए कहा, अव्यक्त अपना सिर हिलाते हुए कहा, बात में पॉइंट तो है, लेकिन अब हो गया तो क्या कर सकते हैं, शायद यही मेरी किस्मत है। अवधि ने फिर से पूछा, क्या आपको मुझ पर गुस्सा नहीं आ रहा? अव्यक्त ने अपना सिर नहीं में हिलाते हुए, आप पर गुस्सा करके मैं क्या करूंगा, आपकी तो कोई गलती भी नहीं है। अवधि ने छोटा सा मुंह बनाते हुए, आपने मुझे बिना देखे शादी के लिए हाँ कह दिया, अगर मैं सुंदर नहीं होती तो? अव्यक्त ने अवधि की बात सुनकर, अगर मैं बदसूरत निकल जाता तो? अवधि ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ कहा।
अंकल बहुत अच्छे हैं और आप उनके लंगूर जैसे बेटे से ज़्यादा हैंडसम हो। अव्यक्त ने अवधि को देखते हुए कहा, इस तरह के शब्द किसी के लिए इस्तेमाल नहीं करते, बुरी बात होती है। अवधि ने अव्यक्त के बात पर पूछा, मैंने वैसे आप कितने साल का हो? मैं 20 साल की हूँ, अव्यक्त के जवाब में कहा। मैं आपसे बड़ा हूँ। कितने बड़े हैं? मैं अभी 28 साल का हूँ, अव्यक्त ने गहरी सांस भरते हुए कहा। जिस पर अवधि और कुछ कहते उससे पहले अव्यक्त ने कहा, प्लीज 2 पल के लिए शांत हो जाओ, मैं थोड़ा परेशान हूँ। अवधि ने अव्यक्त की बात का कोई जवाब नहीं दिया, बाहर की तरफ देखने लगी और अव्यक्त ने खाली जमीन को देखने लगा, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे, इसलिए अवधि की आंखों में नींद छा रही थी, लेकिन अव्यक्त की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वहीं सुबह के 8 बजे सारंग विला में आज काफी हलचल थी, क्योंकि चित्रांग और विकल्प वापस आ रहे थे और उनके साथ में मानव, त्रिजल और प्रणव भी आ रहे थे, जिस कारण घर में सभी तैयारी में लगे थे। और मौली महक के साथ इस वक्त किचन में मोतीचूर के लड्डू बना रहे थे और एकांश वहां पर बैठा उन्हें देख रहा था। महक ने सभी पूरे लड्डू को बनाने के बाद एक जार में पैक करके मौली को देते हुए कहा, इसे अपने कमरे में रखना और ख्याल रखना ये चोर सभी अकेले न खा जाए। यह कहते हुए महक ने एकांश की तरफ इशारा कर दिया और मौली ने अपना सिर हिला दिया, जिसे देख महक मुस्कुराती और किचन से बाहर जाते हुए बोली, मैं देख कर आता हूँ कि बच्चों का कमरा रेडी हुआ कि नहीं। ये कहते हुए महक किचन से बाहर से जिसके बाद एकांश ने टेबल से उतर मौली के सामने आकर कहा, तुम कभी भी ना क्यों नहीं कहती। मौली ने जार को उठाते हुए कहा, माँ ने कहा है इस कमरे में रखने के लिए। इतना कहकर मौली वहां से जान, जिसे देखे एकांश उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, हे इरिश, टेल मी वन थिंग, क्या तुम्हें अपने पति के काम पर यकीन नहीं है? मौली ने एकांश को देखते हुए कहा, मुझे पता ही नहीं है कि आप क्या काम करते हो, तो मुझे यकीन कहाँ से होगा। एकांश ने घूर कर मौली को देखते हुए कहा, इरिस, मैंने तुम्हें फोन रील देखने के लिए नहीं दिया है। मौली ने तुनक कर, मैं रील नहीं देखती, मैं न्यूज़ देखती हूँ, और आप नहीं रहते तो यूट्यूब पर क्लासेस होती है, सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। एकांश ने मौली के गाल को सहलाते कहा, यू नो व्हाट, तुम धीरे धीरे खुल रही हो और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे मन में बस डर का गांठ पूरी तरह से खुल जाए। मौली ने कन्फ्यूजन में एकांश को देखते हुए कहा, मैं किससे डरती हूँ? एकांश ने मौली के हाथ से जार उठाते उसे प्लेट पकड़ कर कहा, नाश्ते के टेबल पर ले जाना है ना इसे तुम्हें। मौली ने अपना सिर हिलाया और जार की तरफ इशारा करते हुए, इसे निकाल कर मत खाइएगा। एकांश ने अपना सिर हिलाया और मौली वहां से बाहर की तरफ चली, जिसके जाने के बाद एकांश ने खुद से कहा, ये तो वक्त बताएगा कि तुम किससे डरती हुई। कहते हुए एकांश भी किचन से बाहर चला। स्टडी रूम में मृत्युंजय, अमृत और शोभित बैठे हुए थे, जहां शोभित ने अपना हाथ टेबल पर मारते हुए कहा, ब्रो, आप इस मालिक को रास्ते से हटा क्यों नहीं देते? मृत्युंजय ने उसे शांत करते कहा, शांत रहो, गुस्से में लिया गया फैसला अक्सर नुकसान कर देता है, इसलिए सोच समझकर इस मालिक को उसकी औकात दिखाना। अमृत ने कुछ सोचते हुए कहा, सूत्रों से पता चला उसके बेटे की शादी हो रही है राघवेंद्र के चाचा जी की बेटी के साथ। मृत्युंजय ने याद करते हुए कहा, जगताप ठाकुर। अमृत ने अपना सिर हिला दिया, जिससे सुन मृत्युंजय ने दांत पीसते, 2 कमीने साथ में समधी बना रहे हैं, अच्छी जोड़ी बनेगी। शोभित ने मृत्युंजय के बाद, ब्रो अभी वहीं पर है, मैं तो कहता हूँ उसे कहकर चंदेल वाली प्रोजेक्ट को अपने नाम कर लेते हैं, फिर उस दशरथ मल्लिक को उसकी औकात पता चले। मृत्युंजय ने अपना सिर हिलाते हुए, अच्छा ही कह रहे हो, मैं उससे बात करता हूँ, लेकिन रुद्र ने कॉल किया था कि आज अरुण वहाँ आ रहा है। अमृत ने मृत्युंजय की बात पर, वो यहाँ क्या करेगा, उसे तो पंचोली हाउस में होना चाहिए। शोभित ने अमृत की बात सुनकर, उसकी मौसी हूँ मैं, यहाँ आ सकता है घूमने के लिए, हम तो कुछ नहीं कहते जब विशाल यहाँ आता है। अमृत ने तुनक कर कहा, क्योंकि विशाल अरुण की तरह बदमाश नहीं है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट पर अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक